तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है जो कि भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानना है। तो केंद्र स्तर पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया को जो पूरी करता है, जिसका कार्य क्षेत्र है, जो शक्ति है भारत निर्वाचन आयोग का, और किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को कराता है और इसका गठन किस तरह से होता है, और एग्जामों के बहुत ही ज्यादा जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे निकल के आएंगे। सभी एग्जामों के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो कि क्वेश्चन इससे निकलने वाले। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो पर, क्योंकि आज गजब का नॉलेज मिलने वाला है आपको, जो कि एग्जाम के बेस्ड के साथ साथ आपको जानकारी के बेस पर सभी जो कि टॉपिक मैंने लाया है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से देखिए बोर्ड पे और मेरी बातों को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जो कि निर्वाचन आयोग क्या है, और उस भारत निर्वाचन आयोग जो कि केंद्र स्तर पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरी करवाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से चुनावी प्रक्रिया को कंडक्ट कराया जाता है भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वो केंद्र स्तर पर जो भी जो प्रक्रिया होता है, चुनावी प्रक्रिया, वो करवाता है, और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों को कंडक्ट करवाता है। और हर एक राज्यों में एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो कि नगर निगम तथा ग्राम पंचायतों तथा अन्य चुनावों को कंडक्ट करवाता है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग जिसको जिम्मेदारी दिया रहता है कि आपको ये चुनाव को कंडक्ट करवाना है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस चुनावी प्रक्रिया को करवाता है। तो दोस्तों अब चलिए आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो दोस्तों यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जो आता है, भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका जिक्र किया गया है। माने भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में इसका जिक्र किया गया है निर्वाचन आयोग का। तो आगे देखिए इसका जो अनुच्छेद है संविधान के भाग 15 में, और इसका अनुच्छेद जो कि आर्टिकल है 324 से 329 जो कि इसका अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों हम आगे जानेंगे बहुत सारे टॉपिक अलग अलग वीडियो में बना के, इसका जो अभी तो हम जानिए इतना है कि निर्वाचन आयोग का जो जिक्र किया गया है जो कि 324 से 329 में इसका जिक्र है। तो दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग का जो स्थापना किया गया था वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। यानी निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का जो कि स्थापना किया गया था वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। तो 25 जनवरी को एक जो डेट है उसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि 25 जनवरी को ही भारतीय यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये जो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेट, जो कि 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को आप याद रखिएगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। तो दोस्तों आगे देखिए यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका निर्माण जो किया है संविधान किया है। निर्वाचन आयोग का निर्माण कौन किया है? तो संविधान किया है। तो एक संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में आगे जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग का गठन किस तरह से होता है उसके बारे में जानते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है गठन का, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं जो कि इसके गठन में शामिल रहते हैं, और आगे यहाँ पे इसका कार्यकाल कितना है, और इसका जो नियुक्ति कौन करता है, और कुछ इसका जो कि इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आगे आइए समझते हैं हम निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में समझते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो कि गठन में, और अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले जो था, पहले निर्वाचन आयोग का एक ही रहता था, एक ही अध्यक्ष, एक ही चीफ, एक ही प्रमुख रहता था। तो पहले जो कि तो यहाँ पे लिखा गया, नीचे आइए पहले देखिए यहाँ पे कि पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय बना दिया गया। इस यानी कि समझिए निर्वाचन आयोग का जो पहले जो कि चीफ रहते थे, प्रमुख रहते थे, वो एक ही निर्वाचन आयुक्त होते थे। अभी जो कि है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 हैं। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तो 2 और 1 3, तो 3 सदस्यीय हो गया। पहले था 1 सदस्यीय और अब जाके 3 सदस्यीय हो गया 1993 के संशोधन के बाद। तो दोस्तों आइए अब आगे समझते हैं इसके कार्यकाल के बारे में समझते हैं कि कितने वर्षों का इसका कार्यकाल होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का। तो देखिए सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगर वो उसका उम्र या तो 65 वर्ष के अंतिम आयु को पूरा कर ले, या तो उसका जो होता है कि कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है और उसका 65 वर्ष जो कि अंतिम आयु होता है उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहने का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि 6 वर्ष का इसका कार्यकाल है, अगर मान लीजिए कि 65 वर्ष का इसका अंतिम आयु है, जो पहले पूरा हो जाए, यहाँ पे लिखा होगा जो पहले पूरा हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं भी किया और उसका 65 वर्ष पूरा गया तो वो रिटायर हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका उम्र 61 वर्ष है, तो 61 वर्ष के बाद वो 4 साल बाद जो उसका 65 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो 61 और 4 65, तो 4 साल में ही वो रिटायर हो जाएगा। तो इसका मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल 6 वर्षों का है। अगर मान लीजिए 65 वर्ष की आयु को पूरा कर ले, अगर 61 वर्ष की अवस्था बना है तो 4 वर्ष का ही उसका कार्यकाल रहेगा, 61 4 65, और 62 वर्ष की अवस्था बना है तो 3
3 साल ही रहेगा, 62 3 65। तो इस तरह से जिसका वो 65 वर्ष का उम्र पूरा कर ले या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, यानी मान लीजिए कि 59 वर्ष की अवस्था में अगर बनेगा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर, तो 59 है 6 65, तो इसका 6 वर्ष पूरा हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। अगर मान लीजिए कि 59 वर्ष की अवस्था में बना है तो 59 6 65 6 वर्ष का इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल इस तरह से है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त का भी कार्यकाल इसी तरह से है, जिसमें 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है और 62 वर्ष की अंतिम आयु तक वो रह सकता है। मान लीजिए कि 60 साल की अवस्था में अगर वो बना है तो उसका जो 62 वर्ष 2 साल में पूरा हो जाएगा। 60 साल में बना है अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त तो 2 साल में उसका जो कि पदमुक्त हो जाएगा, वो 62 60 2 62, तो 2 ही साल का उसका कार्यकाल रहेगा, तो 6 वर्ष पूरा भी नहीं करेगा। लेकिन उसका जो संविधान में इसका कार्यकाल 6 वर्षों का दिया गया है, या 62 वर्ष पहले पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसके नियुक्ति के बारे में समझते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त का भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त का जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों आप इसे समझे होंगे, यहाँ पे जो है कि पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, उसके बाद 1993 में जो कि इसको 3 सदस्यीय के रूप में बदल दिया गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट लिखा गया जो एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन एवं भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका जो वेतन और भत्ता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के बराबर मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है 2.5 लाख रुपया होता है। 2.5 लाख रुपया मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनको मिलता है 2.5 लाख, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,80,000 मिलता है। तो 2.5 लाख जो मिलता है अन्य न्यायाधीश को, तो वही 2.5 लाख मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी मिलता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी मिलता है। इसका जो वेतन दिया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का और अन्य निर्वाचन आयुक्त को भारत के संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। संचित निधि जो कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 266 में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियोस पर बनाएंगे हम संचित निधि पर। तो संचित निधि से ही सबका वेतन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप इस भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जो यहाँ पे जो लिखा गया है उसके बारे में अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों इसके जो कार्य और शक्ति है उसके बारे में समझते हैं। इसका क्या स्वतंत्रता प्राप्ति है, इसको संविधान के अनुसार जो प्रावधान दिया गया उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग का जो कार्य और शक्ति है उसके बारे में जो पॉइंट लिखा गया उसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया सबसे पहला पॉइंट जो कि है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी चुनाव का जो क्षेत्र है उसको परिसीमन करना माने होता है उसका सीमा तैयार करना। मान लीजिए कोई विधानसभा क्षेत्र, कोई लोकसभा क्षेत्र है, कोई राज्यसभा क्षेत्र है, तो उसका जो सीमा है वो कहाँ तक है उसको निश्चित करना जो कि निर्वाचन आयोग का कार्य है। इसका जो चुनाव क्षेत्र तैयार करना कि उसका क्षेत्र कितना एरिया में बटा हुआ है, कोई भी विधानसभा का, कोई भी लोकसभा का, कोई भी राज्यसभा का, तो उसके बारे में तैयार करता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना इसका सबसे पहला कार्य है। तो दोस्तों इसका जो अगला कार्य वो है मतदाता सूची को तैयार करवाना, यानी कि कितना लोग जो कि एलिजिबल है मत देने के लिए उसका जो सूची तैयार करना है, मतदाता सूची वो निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है। तो अगला देखिए दोस्तों पे लिखा गया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यानी कि राजनीतिक जो दल है उसको मान्यता प्रदान करना है कि ये चुनाव लड़ने के लिए किसी भी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र या राज्यसभा क्षेत्र में जो कि एलिजिबल है, जो कि उसका जो कि मान्यता प्रदान करता है राजनीतिक दल को जो कि चुनाव लड़ने के लिए। तो दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे जो अगला इसका कार्य है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी निर्वाचन आयोग का जो अगला कार्य है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। यानी कि मान लीजिए अभी हम भारत निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं केंद्र स्तर पर, तो राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जैसे कि देखे होइएगा आप, जैसे कि चुनाव चिन्ह जो कि बिहार में जो कि जेडीयू का तीर छाप है और आरजेडी का लंटेन छाप है, तो उसका जो कि आरक्षित है वो फिक्स है। जैसे कि जेडीयू का तीर छाप और आरजेडी का लंटेन छाप, तो इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है कौन? निर्वाचन आयोग करता है। हम लोग बात कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग को जो कि केंद्र स्तर पर बात कर रहे हैं। तो केंद्र का जो भारत निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है वो लोकसभा करवाता है, राज्यसभा करवाता है और विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति का करवाता है। और नगर निगमों और नगर पंचायतों और नगर ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत उसका कार्य प्रणाली होता है। और निर्वाचन आयोग का जो अगला कार्य है वो चुनाव करवाना है, यानी किसी भी विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो या कोई भी चुनावी प्रक्रिया हो उसमें चुनाव करवाना, चुनाव को कंट्रोल करना है, जो कि निर्वाचन आयोग का काम है। तो आगे देखिए लिखा गया है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, यानी राजनीतिक दल जो होते हैं उसके लिए आचार संहिता तैयार करवाना होता है। तो आचार संहिता क्या होता है? तो आचार संहिता जो कि चुनाव के समय में राजनीतिक दल तथा प्रत्याशी को जो कि नियम का पालन करना पड़ता है चुनाव के समय, तो उसी को आचार संहिता बोलते हैं, जो कि ये सभी चुनाव की प्रक्रिया के समय किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के कार्य में ये सभी आप देख लिए होंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझे होंगे। दोस्तों एक बात और समझते हैं आगे, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में समझते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो कि राष्ट्रपति को जैसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है ना, उसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हम महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त
पदक जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत नहीं होता है और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, वो अपना कार्यकाल को पूरा करके ही हटेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप समझे होंगे कि किस तरह से इसका जो कि भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग कैसे काम करता है और इसका क्या जो प्रावधान है, स्वतंत्रता इसको क्या प्राप्ति है, उसके बारे में आप जाने होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।